ये उठ रहे हैं, चिंता जताई जा रही कि अगर राजनीति या फिर किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से अगर किसी पर झूठा आरोप लगा दिया जाता है तो उसकी जांच पड़ताल नहीं होगी। लेकिन यूजीसी का निर्देश ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, उन्हें एक इक्विटी सेल बनानी होगी जो कि एक अदालत के तौर पर काम करेगी। यानी जिन भी छात्र की शिकायत होगी भेदभाव को लेकर, उस पर वो अपनी बात कर सकते हैं। और संस्थान को भी निर्देश दिया गया है यूजीसी की ओर से कि वो तुरंत उस पर एक्शन भी ले। तो फिर ये भ्रम क्या फैलाया जा रहा है या फिर इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं कि भेदभाव हो जाएगा? जी बिल्कुल, वरना जी सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है जो इक्विटी सेल बनाए जाएंगे, हाँ। उसमें सामान्य वर्ग का क्या दर्जा रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति के साथ या स्टूडेंट के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और वो अपनी शिकायत करके वहां जाता है तो क्या उसकी सुनवाई हो पाएगी। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति पर्सनली दुश्मनी की वजह से कोई आरोप लगा देता है, कोई बच्चा कोई स्टूडेंट अगर आरोप लगा देता है या किसी राजनीतिक कारण से, क्योंकि आज राजनीति कोई यूनिवर्सिटीज में भी होती है, कॉलेज में भी होती है, अगर कोई ऐसी भावना रखते कोई आरोप लगा देता है तो उसका डिसीजन उसको खुद साबित करना पड़ेगा कि वो निर्दोष है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है इसको लेकर। कहीं ना कहीं देखिए, जब आप इक्विटी सेल बढ़ाने जा रहे हैं तो सभी वर्गों को साथ लेके चलना चाहिए। इसमें स्टूडेंट्स में जातीय समीकरण डाल के मैं समझता हूँ अगर किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई शोषण होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, वो ठीक है। लेकिन जातीय समीकरण डाल के बीच में अगर इस प्रकार का कोई सेल बनाया जाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं भेदभाव पूरी तरह से दिखता है। और कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज की बात करें या ब्राह्मण समाज की बात करें, वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है। उससे लगता है कि आज उनके बच्चे जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो उनकी सुनवाई तो हो या ना हो, लेकिन दूसरे जो SC/ST या OBC से होगा तो उसको वो एक बड़ा हथियार। ठीक है, डॉक्टर कालीचरण ये चिंता इस बात पर जता रहे हैं, इनका साफ तौर से अगर हम आम भाषा में कहें तो ये कह रहे हैं कि जो सवर्ण छात्र होंगे अगर उन पर कोई पर्सनली किसी तरह का कोई आक्षेप लगा देता है, कोई भेदभाव की शिकायत कर देता है तो उसको खुद ही ये साबित करना होगा कि आरोप झूठे हैं। यानी मुश्किल में वो सवर्ण छात्र फंस जाएगा और उसकी सुनवाई नहीं होगी। ये चिंता इनकी है। अभी देखिए, मेरे पैनल में साथी रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कभी माने अभी तक कोई भी मुकदमा इस तरह का दर्ज नहीं हुआ है जहां सवर्ण ने ये कहा हो कि दलितों के द्वारा, OBC के द्वारा हम प्रताड़ित हुए हैं। हाँ। तो एक झूठ फैलाया जा रहा है। देखिए, दो झूठ बहुत भयंकर फैलाए जा रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। और भाई कायस्तों का कायस्थ बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, बनिया भी बिल्कुल बाहर नहीं आ रहे हैं, ब्राह्मणों को ही लग रहा है कि शोषण हो रहा है। दूसरी बात है, जब कोई भी कानून लाओगे, अभी तो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ, कोई भी कानून लाओगे तो उसका कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। तो अब बताइए, कल के दिन माने जब अपना दहेज एक्ट वाला आया और सारे सत्तात्मक लोग खड़े हो जाते कि इसमें तो झूठा फंसाया जाएगा, ये कानून नहीं आना चाहिए। कल के दिन सारे पुरुष खड़े हो जाते और कहा बलात्कार के खिलाफ इस तरह के नहीं आना चाहिए, हमें गलत फंसाया जा सकता है, तब तो कोई कानून ही नहीं बन पाएगा। भाई किस तरह की बात है। दूसरा यह है कि इस कानून में सबसे बड़ी परेशानी क्या हुई है कि अब बच्चों के साथ साथ कर्मचारी और टीचर भी पुराने प्रारूप में क्या दिक्कत थी, नए कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको क्या लग रहा है इसके पीछे क्या वजह? देखिए, ऐसा है कि OBC जब मंडल कमीशन लागू हुआ और OBC को हम देख रहे हैं समाज में, कि बताइए कथा बांच रहा है, वो कोई और काम नहीं कर रहा था, यादव कथा बांच रहा है, उसको सिर मुड़ाया जा रहा है। यादव मध्य प्रदेश में रीवा में चोटी रखे हुए है, ब्राह्मण चोटी उखाड़ ले रहा है। मतलब तो ये देख रहे हैं कि इस तरह का हो रहा है। तो ये जो भेदभाव, अच्छा दूसरी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा ये देखिए, मुझे नहीं, अब कोई भेदभाव नहीं होगा। जो सवर्णों के आरोप है वो बिल्कुल गलत है, आप खारिज कर रहे हैं। अरे अभी तो लागू ही नहीं हुआ भाई, पहले से ही परेशान है। इन्होंने मान ही लिया कि हम भेदभाव करने वाले हैं और भेदभाव होता है भाई। अब देखिए, मेरे साथ मैं HOD बन गया क्योंकि सीनियर बनना था, कुलपति मुझे नहीं बनाया, मुझसे तो आप मान रहे हैं ना कि भेदभाव होता है? ठीक है। अरे भाई, अरे नहीं होता तो आज मैं कुलपति होता। मैं बेस्ट टीचर अवार्डी हूँ, 2 साल का सेवा विस्तार मिला है। मेरे जूनियर यहाँ के 2 ब्राह्मण 3 बार कुलपति बन चुके हैं, मुझे नहीं बनाया गया। और यदि बनाए गए होते मेरे वर्ग के लोग तो आज जो है 97% केवल एक ही जाति के या सवर्ण ही कुलपति क्यों होते। ठीक है, ये आपकी व्यक्तिगत पीड़ा है। नवीन जी बार बार इस बात का ये जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है आप जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं, आदरणीय कालीचरण जी जो बात कह रहे हैं, देखिए ऐसा है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के खिलाफ कौन गया था?
हाँ वो साहब बिल्कुल दलित वो बात दलित आपकी आप सही है। सुन लो, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, मैं बहुत नहीं, निष्पक्ष हूं, नहीं, मेरा वो किसी सही- पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कौन गया था आपके खिलाफ? समाजवादी बिल्कुल, पार्टी गए थे, नेताजी बिल्कुल, माननीय मुलायम बिल्कुल, सिंह यादव जी गए थे, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, गए थे ना। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि आज की तारीख में योग्यता के आधार पर प्रमोशन होना चाहिए, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, हाँ। केवल जाति के आधार पर प्रमोशन मिल जाना चाहिए? आप बता दीजिए, नहीं आप नहीं बता दीजिए। प्रमोशन नहीं मेरा है, दूसरा नहीं, एक सवाल प्रमोशन नहीं है। सर कुलपति राजनीतिक पोस्ट होती है, राजनीतिक हाँ। सरकार के जो लोग खास होते हैं, चाटुकार होते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो चाटुकार होते हैं, चमचे होते हैं, उनको बैठाला जाता है लाके उस पद पे। इसमें कौन सी नई बात? तमाम आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुझे ये बात कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है, वो किसी भी जात धर्म संप्रदाय के हों। अब आप उसमें कहते हैं कि उसमें ब्राह्मण ज्यादा है या क्षत्रिय ज्यादा है या वैश्य ज्यादा है या कायस्थ ज्यादा है, एक अलग विषय है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ हूं। एक दूसरी चीज मैं और कहना चाह रहा हूं, मेरा ये कहना है कि आप एक चीज देखिएगा, इस देश के अंदर दलित समाज को भी देखता हूं, सवर्ण समाज के गरीबों को भी देखता हूं, जो झुग्गियों में रह रहे हैं आज की तारीख में। तमाम रिक्शे चलाने वाले आपको ब्राह्मण मिल जाएंगे, उनका केवल दोष इतना ही है कि वो ब्राह्मण समाज में पैदा हो गए, उनका तो अपराध नहीं। अगर हमारे पूर्वजों ने द्विवेदी आरक्षण आ अरे गया सर, उनके लिए भी। सुन लो, उसमें बहुत सारे टर्म्स कंडीशन दिए हैं, वही लागू इसमें कर दो तो दिक्कत कहां जाएगी भाई? आज आप एक अच्छी पोस्ट पर हैं ना, अब आपके बच्चों को आरक्षण की जरूरत है, बता दीजिए ईमानदारी से, नहीं है ना, तो आप अपने समाज के अन्य लोगों के लिए वो जगह खाली करिए, वो आगे बढ़े आगे, क्या दिक्कत है इसमें भाई? आप तो संपन्नता के दायरे में आ चुके ना। उसके बाद भी अगर आप कह रहे 77% गणतंत्र को हो गए कल, और उसके बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि नहीं साहब हम तो अभी वहीं के वहीं खड़े हैं, तो भाई साहब इस देश के अंदर सामाजिक उत्थान होने की कौन सी प्रणाली लागू की जाए? आरक्षण लागू रहा, देश के अंदर किसी ने विरोध नहीं किया, ठीक है। और आज तक चल रहा है ना। डॉक्टर अंबेडकर जो लेके आया उसका सबने सहर्ष स्वागत किया। अब ईडब्ल्यूएस में जो शर्तें हैं वही अगर इसमें लगा दें आप, तो क्रीमी लेयर बाहर हो जाएगी, और वास्तविक जरूरतमंद जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं और आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको इसका लाभ मिल जाएगा। इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। ये क्यों नहीं बोलते कालीचरण जी, आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं भाई। अब ठीक है यूसुफ अंसारी, अगर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आरोप लग रहे हैं या फिर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो इतना अगर कमजोर है, उसके आधार इतना कमजोर है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला कैसे पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट में जो चिंता जताई जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और 21 का उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि ये कानून सबको बराबरी का अधिकार देता है, किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, सबको गरिमा के साथ सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। तो इसका अगर यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है तो नए नियमों की आवश्यकता क्यों है, ये सवाल उठ रहे हैं। देखिए वंदना, पहले भी मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जब रोहित वेमुला और पायल का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि यूनिवर्सिटी कैंपस में दलित वंचित वर्गों के छात्रों के साथ जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के रूल बनाया जाए। 2012 में इससे पहले गाइडलाइन आई थी, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने नाकाफी माना था। उसके बाद अब 2012 के बाद सोचिए 13 साल इसमें लग गए गाइडलाइन को बनाने में, और अब अगर गाइडलाइन बनाई गई है, देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाइए तो सामान्य वर्ग के छात्रों की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ ये आप उम्मीद नहीं कर सकते कि साहब सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव होगा जातीय आधार पर, या कोई दलित समुदाय का या आदिवासी समुदाय का सामान्य जाति के छात्रों के साथ अपमान करने का साहस करेगा। ये बिल्कुल मतलब एक गलत नैरेटिव गढ़ने की बात है। सवर्णों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। नहीं, ओबीसी को उस कैटेगरी में डाला गया है तो सवर्णों को क्यों छोड़ दिया गया? ओबीसी को जाति कैटेगरी में डाला गया। ओबीसी भी वंचित वर्ग में आता है। और दूसरी बात यह है कि जो अभी मुझसे पहले ब्रेक से पहले नवीन दुबे जी ने एक बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने दलित एक्ट को खत्म कर दिया था, ये तथ्यात्मक रूप से गलत बात है। 20 मार्च 2018 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये सुभाष, मैं आपको बता देता हूँ पूरी डिटेल उसके बारे में, कि 2018 में फैसला आया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस को लचीला किया था। डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये फैसला आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई जो आरोपी है, अगर कोई दलित एक्ट के खिलाफ एफआईआर आती है तो पहले एसएसपी स्तर के अधिकारी उस पर प्रिलिमिनरी जांच करेंगे, उसके बाद एफआईआर दर्ज करेंगे, और जो आरोपी होगा उसे एंटीसिपेटरी बेल लेने का अधिकार होगा। तो बाद में इस पर बवाल हुआ, दलितों ने पूरे देश में आंदोलन किया और सरकार ने इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा और बाद में सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाली। तो 10 फरवरी 2020 को सरकार के जो अमेंडमेंट थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया और ये कहा कि इसमें कोई नहीं होगी। उसमें बहुत लैंडमार्क
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था ठीक कि है, दलितों ठीक है। के साथ अभी भी भेदभाव हो रहा है और उनका इस ठीक है, एक्ट का जो खबरें तो अभी भी आ दुरुपयोग रही है है वो कि वेस्टेड सरकार इस इंटरेस्ट की पर वजह से होता है। पुनर्विचार की तैयारी में है, क्योंकि दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और सवाल क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा उठ रहे हैं। और अब क्योंकि यहाँ अलंकार अग्निहोत्री भी मोर्चा खोल दिया है उन्होंने, और वो भी उनके जो समर्थक हैं वो भी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस नियम को बदला जाए, इस काले कानून को वापस लिया जाए, वो कह रहे हैं रवि अरोड़ा जी। लेकिन ये जो विवाद यहाँ तक पहुँच गया है, अभी यूसुफ अंसारी जी कह रहे थे कि ओबीसी भी वंचित वर्ग में आता है, सवर्णों की चिंता अपनी तरफ जायज है, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ किसी तरह की कोई शिकायत हो जाती तो हमारी तो कोई सुनवाई नहीं करेगा। जी, सच्चाई तो यही है कि जो दिक्कत है वो यही है कि स्वर्ण हो चाहे ब्राह्मण हो, आज जो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों पर उतर रहे हैं या जिस प्रकार से अग्निहोत्री का इस्तीफा सामने आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं उभार आ चुका है पूरे देश की राजनीति में। और खासकर क्योंकि 2027 के चुनाव सामने हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा उबार आ चुका है। और खासकर ये तो अभी फिलहाल जितने भी एमपी एमएलए हैं उनका बहिष्कार करने की बात हो रही है, जो भी स्वर्ण है जो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाजपा के अंदर अगर वो आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जनता के बीच में और खासकर लोग सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज्यादा इस चीज के अंदर जो है उभार आ चुका है। तो आने वाले टाइम में सरकार को इस पर कोई बड़ा डिसीजन तो लेना ही होगा, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को लेकर आ रहे हैं तो उससे पहले कहीं ना कहीं राय मशवरा जरूरी होता है। और बीजेपी सरकार का तो हमेशा जो है राष्ट्रवादी सरकार मानी जाती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवादी सरकार होने के बावजूद भी अगर आप ऐसा डिसीजन कुछ लेते हैं तो उसके अंदर जनता को अगर आप विश्वास में नहीं लेंगे, और खासकर सामान्य वर्ग को अगर कोई भी कानून आप बनाने जा रहे हो, वो ठीक है, आपको राजनीति से प्रेरित है कि 2027 में आपको जो है दलित समाज के वोट भी चाहिए, तो और जो आपको लगता है कि वो मायावती के जो वोट बैंक खिसक गया था वो कहीं ना कहीं आपको समेटना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के अंदर कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर ये सब चीजें मुझे लगता है नुकसान दे सकती है। नवीन जी, इस कानून का दायरा यूनिवर्सल क्यों नहीं हो सकता है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि इसको सबको इसमें शामिल करिए। अगर आपने ओबीसी को इसमें ऐड किया है तो जनरल कैटेगरी को भी ऐड करिए। बिल्कुल यही होना चाहिए कि जनरल कैटेगरी। आप एक चीज देखिए, क्या ब्राह्मणों को लोग गालियां नहीं देते हैं? मैं तो सारे सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा गालियां दी जा रही हैं, वैश्यों को गालियां दी जाती हैं, कायस्थों को गालियां दी जाती हैं, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। अब वो बेचारे कहां जाएंगे? नंबर एक। मजिस्ट्रेट है जिन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने भी आरोप लगाए कि मुझे भी गालियां दी गई हैं। बिल्कुल दी जाती है। मैं आपको एक और चीज कह रहा हूं वंदना जी, आप एक चीज देखिए, जो मार्शल कौमें हैं जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती हैं, वो क्यों नहीं अपने आप को सामने आ रही हो, कह रही हैं कि भाई ऐसा हमें कोई जरूरत नहीं है इस एक्ट की। पिछड़े के सारे पिछड़े वर्ग के लोग इतने कमजोर हैं। और एक चीज मैं कहूंगा, जो बात कही थी आदरणीय कालीचरण जी ने कि साहब ब्राह्मण समाज को बहुत दिक्कत है। कालीचरण जी, स्मरणीय होगा आपको, इस देश की आजादी के पहला क्रांतिकारी अगर कोई था तो मंगल पांडे थे। और उसके बाद आप आंकड़े उठा के देखें तो आजादी की लड़ाई में 69% ब्राह्मण लोग थे जो फांसी पर भी चढ़े, लड़े भी, प्राणों की आहुति भी दी, और उसके बाद इस देश को आजादी कराई है। क्या मिल रहा है ब्राह्मणों को इस देश के अंदर? कौन सम्मान दे रहा है? कहां सम्मान मिल रहा है? कहां उनके हक हकूक की रक्षा की जा रही है? जिसको देखो ब्राह्मण को टारगेट कर रहा है। अरे भाई, ब्राह्मण आप बन जाइए, विद्वत्ता हासिल कीजिए शिक्षा में। हम ये कहते हैं 100% दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की शिक्षा फ्री कीजिए, रहन सहन की सुविधाएं फ्री कीजिए, खाना पीना उनको फ्री कीजिए और अच्छी सुविधाएं दीजिए। लेकिन शिक्षा में प्रतियोगिता होनी चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को खत्म कर देंगे, -40 वाले से क्या आप इलाज कराना पसंद करेंगे? आदरणीय कालीचरण जी, मुझे जवाब दे दीजिए। इस मंच पर जितने प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, कोई बता दे -40 वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप अपना इलाज कराएंगे? ठीक है डॉक्टर कालीचरण, आप जवाब दीजिए। उसके बाद मैं यूसुफ जी के पास जा रही हूं, क्योंकि अभी अभी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही सूत्रों के हवाले से कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है उसका हम फैक्ट चेक करेंगे और जो सारे फैक्ट्स हैं वो हम सबके सामने रखेंगे, इसका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। बोलिए कालीचरण जी। तो सरकार से जब इस तरह का स्पष्टीकरण आ गया है और पीआईएल भी दायर हो गई है तो संयम तो रखना ही चाहिए। हाँ। दूसरी बात देखिए, ये है, ये कह रहे हैं कि जो क्रीमी लेयर में आ जाए, भाई राष्ट्रपति बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, एससी ओबीसी का व्यक्ति, आदिवासी का, फिर भी जाति पीछे कहाँ छोड़ती है? सुप्रीम कोर्ट में नवीन जी तो मुझे लगता है बहुत अच्छे लायक हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितनी बड़ी बेइज्जती की गई जूता फेंक करके। अच्छा, दूसरी बात है, गरीब, आपने कहा कि झुग्गी में कोई रह रहा है ब्राह्मण, नहीं, गरीब तो कोई भी हो सकता है, लेकिन गरीब होने के कारण किसी ठाकुर की बारात दूल्हे को रोका गया हो, गरीब होने के कारण
ब्राह्मण के घर में मतलब किस तरह का कोई अत्याचार हुआ हो, ये तो नहीं मिलता है। गरीबी कारण नहीं है, जाति कारण है। जाति, देखिए राष्ट्रपति बने थे हमारे कोविंद साहब, उनको जाकर के वहां मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। मतलब आप देखिए किस किस तरह के बाधाएं, किसने बाधाएं उत्पन्न की हैं ये समाज। अच्छा देखिए पायल तड़वी की जब आत्महत्या हुई, जब जाकर के रोहित वेमुला कांड हुआ, कोई ब्राह्मण सड़कों पर उतरा? तब क्यों नहीं उतरा? अच्छा दूसरा ये भ्रम, जैसे आपने, अरे भाई जो यही आरोप तो ब्राह्मण समाज में लगाता है कि उनके साथ जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कोई दूसरा वर्ग उठकर सामने नहीं आता है। नवीन दुबे जी फटाफट से आप बोलिए, उसके बाद यूसुफ अंसारी जी के पास जा रही हूं। एक लाइन में कहूंगा आदरणीय कालीचरण जी, देखिए हमारे ब्राह्मण समाज में जब बेटी की शादी होती है तो सुहाग मांगने, सिंदूर मांगने के लिए धोबी समाज के यहाँ जाया जाता, उनकी महिलाओं से सिंदूर मांगा जाता। हम ब्राह्मण समाज के लोग सबको सम्मान करते हैं। कुम्हार समाज के यहाँ से जो बने हुए चीजें होती है वो बहुत पवित्र मानी जाती है और उन्हीं को लाके हम पूजन पाठ का कार्यक्रम करते हैं। तो ये आरोप लगाना ब्राह्मण समाज, ठीक है यूसुफ अंसारी जी, सरकार ये कह रही है कि हम फैक्ट रखेंगे सबके सामने, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। नहीं, सरकार का ये जो बयान है ये स्वागत योग्य है और सरकार को चाहिए कि अगर उसके कानून या उसके अंतर्गत किसी संस्था के बनाए हुए कानून पर कोई भ्रम फैलता है और देश में अराजकता का माहौल बनता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उसके अंदर नियमों को साफ साफ जनता को बताए और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। ठीक है, बिल्कुल ये जरूरी भी है क्योंकि सीधे सीधे आरोप सरकार पर लग रहे हैं और सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि इस भेदभाव को लेकर सरकार जिम्मेदार है। तो जवाब उसका दिया जा रहा है और कब तक इसके फैक्ट सामने आएंगे और इस जो विरोध है, जिस तरीके से ये विवाद बढ़ता जा रहा है, उस पर कैसे लगाम लगती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने। प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।